हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। तो फ्रेंड्स, हम सीडीपी की सीरीज़ को लेकर आए हैं फिर से। तो देखते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस को। और हम ये सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हम आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। यानी कि मैथ्स में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वीक है बच्चा, तो हम उसको असेसमेंट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ तरीके दिए गए हैं, उनकी बात की गई है। जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, उसका हम एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। सेकेंड है निदानात्मक परीक्षण, हम उसका डायग्नोस करेंगे। थर्ड है स्क्रीनिंग परीक्षण, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे उसका, या फिर उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे टेस्ट हैं, ये 3 टेस्ट हैं, ये हमारे सारे के सारे मतलब कि जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद करने वाले टेस्ट हैं ये। ठीक, अब वो कितना समझ पा रहा है कितना नहीं समझ पा रहा है, ये हमें उसकी लर्निंग के मिड में ही चेक करना होगा, है ना। तो जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर हमें क्या करता है, डायग्नोस करता है, यानी कि निदान करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, रेमेडियल करता है, यानी कि रेमेडी देता है हमारे लिए, उसका उपचार करता है। तो हमें क्या करना है, उसका निदानात्मक परीक्षण करना है। अब निदानात्मक परीक्षण क्या है, तो हम लोगों ने निदानात्मक परीक्षण हम कई बार पढ़ते हैं, जैसे कि अगर एक ग्लास है और ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग जो पानी भरा हुआ वाला पार्ट है, ये है 60%, है ना, और ऊपर का जो ब्लैंक है वो है 40%। तो मतलब जो हमारा ये है, ये हमारा 40%, तो जो हमने सीख लिया है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। जो नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर क्या कमी है, किस तरह से हम उसे सिखाएं बच्चे को कि आ जाए। तो जो 40% था, हम उसको जो डायग्नोस कर रहे हैं, वही हमारा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर हम निदानात्मक परीक्षण से उस बच्चे को टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे, रिमीडियल टीचिंग उसको देंगे। रिमीडियल हम उसको देंगे और जिससे बच्चा सीख पाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। हम अगर किसी भी चीज़ का अगर चित्र दिखाते हैं, तो नए कॉन्सेप्ट के साथ वो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बढ़ाते हैं उसकी बात हो रही है। फर्स्ट है, जो सिद्धांत चित्र होते हैं वो विषय क्षेत्रों के साथ ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, तो ये कोई ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। सेकंड देख लेते हैं, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रस्त केंद्रित करने, यानी कि जो भी हमारे मेन कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम एकाग्रस्त यानी कि कॉन्सेंट्रेट करें बहुत ही ज़्यादा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना। तो शैक्षणिक विषय वस्तु तो तभी तय हो जाती है जब हम किसी कक्षा में जाते हैं। फोर्थ है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। यस फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो हमारी सिद्धांत चित्र है ना, तो सिद्धांत चित्र क्या करते हैं, तर्कपूर्ण तरीके से सूचनाओं की जो व्यवस्थित करने की जो योग्यता है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, एल्बर्ट बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। एल्बर्ट बंडूरा ने एक जो सामाजिक अधिगम है ना, उसको दिया था, सोशियल लर्निंग को। तो उसके अनुसार कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। बंडूरा की थ्योरी में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए करा दूंगी, 1-2 दिन में कोशिश करूंगी बंडूरा की थ्योरी को कराने की। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ऐसा बंडूरा ने नहीं कहा था, ये रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। यस फ्रेंड्स, जो एल्बर्ट बंडूरा ने बात की थी वो मॉडल के लिए ही बात की थी। ठीक है, तो मॉडलिंग के द्वारा बच्चा सीखता है, यह एल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। जब आपके सामने मैं थ्योरी प्रेजेंट करूंगी तो आप इस बात को और अच्छी तरह से सीख पाएंगे।
तो इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा है वो एल्बर्ट बंड्यूरा यानी कि एक थ्योरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और थ्योरी में जो है वो है, ठीक है। तो वही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में क्या चीज़ शामिल है इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, यानी कि हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट यानी कि जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं हम उनसे जनरल चीज़ों पर जाएं, ज्ञान का सक्रिय निर्माण एवं पुनर्निर्माण, जो हमारा नॉलेज है हम उसका एक सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण करें, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। अन्वेषण परक सीखना मतलब कि जो भी हमारा अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेट करते हुए सीखना यानी कि खुद से खोज करते हुए सीखना, और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर हम निगमनात्मक की बात करें तो निगमनात्मक तर्कणा में हमारा शामिल होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी चैप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, हमें अगर मैथ्स में बच्चे के लिए पढ़ाना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशिष्ट, ठीक है, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा विशिष्ट। अब हमारे लिए इससे पहले बच्चे को क्या बताना है, यानी कि सामान्य क्या चीज़ हो सकती है, तो हमें बच्चे के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, हमें ये चीज़ बच्चे को बता देनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा सामान्य, है ना। तो सामान्य मतलब कि आप पहले नॉर्मल चीज़ें सीखिए, बाद में आप किसी विशिष्ट चीज़ पर जाइए। तो निगमनात्मक तर्कणा का यही अर्थ होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। 25वां क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, यानी कि जब बच्चे किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो उनके जो द्वारा जो अभ्यास है, ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई सी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं ना, आपको वो लर्न नहीं हो रहा है और आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें जितनी भी आप कमियां, जितनी भी आप गलतियां कर रहे थे, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आपकी वो गलतियां कम होती जाएंगी। तो ये चीज़ किसने कहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है E.L. थॉर्नडाइक, जीन प्याजे, J.B. वॉटसन, फोर्थ है लेव वाइगोत्स्की। तो फ्रेंड्स, जो E.L. थॉर्नडाइक था, E.L. थॉर्नडाइक ने ही ये हमारा सिद्धांत दिया था ट्रायल एंड एरर का, कि बच्चा सीखता है और गलतियाँ उसकी कम होती जाती हैं ना, ट्राई करते हैं एंड एरर, तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत इन्होंने दिया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस है उससे कौन सा रिलेटेड है, ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं, याद करना, विचार करना, गति प्रक्रमण और समानुभूति देना। तो यस फ्रेंड्स, हमारा जो इसमें संवेग है, ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे, इन ऑप्शंस में जो संवेग है वो है समानुभूति देना, यानी कि समान अनुभूति देना किसी के लिए, क्या होगा, समानुभूति देना। तो ये हमारा क्या है, एक संवेगिक बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 27 देख लेते हैं, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। एक आंतरिक बल है जो हमारे लिए प्रोत्साहित करता है और हमारे लिए व्यवहार परक जो प्रक्रिया है उसके लिए बाध्य करता है, यानी कि एक अच्छा बिहेवियर करने के लिए बाध्य करता है, और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा भी उपलब्ध कराता है ना। हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया, उसके लिए एक सही दिशा भी उपलब्ध कराता है। तो ये क्या होगा, है ना। तो हमारे ऑप्शन हैं अभिप्रेरण, अध्यवसाय, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अभिप्रेरण, यानी कि मोटिवेशन। हमारा जो मोटिवेशन है वही है जो हमारे लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, हमारे लिए एक ऐसी प्रतिक्रियाएं बनाता है जिन्हें हम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और फिर उसके लिए सही दिशा भी प्रोवाइड कराता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली
प्रायः अभिप्रेरण के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। यानी कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी वोकैबुलरी है जो कि यूज़ की जाती है मोटिवेशन वर्ड के साथ अंतः बदलाव, यानी कि जो हमारा इनर चेंजेस होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। पुरस्कार, यानी कि जो मतलब प्रेजेंट होता है। सेकंड, संवेग, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं। आवश्यकता, यानी कि हमारी जो नीड है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभिप्रेरण तब तक नहीं आएगा जब तक कि आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। आप खुद सोचिए कि आप अगर टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर से अभिप्रेरण तो आ रहा है, चाहे वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो या बाह्य अभिप्रेरणा हो, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन साथ में जो जुड़ा हुआ होता है वो होती है नीड। अब आप बताइए आपकी नीड क्या है? नीड क्या है हमारी? तो हमारी नीड है जॉब। क्या नीड है हमारी? जॉब। और जॉब हमारे लिए सिर्फ इससे तो नहीं मिल जानी है ना, टेट और सीटेट करके। तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? जॉब हमें, ये एक फर्स्ट स्टेज है टीचिंग एग्ज़ाम्स में जाने के लिए, इसलिए हमको सीटेट क्वालिफाई करना है। तो ये क्या है? आवश्यकता है। जॉब हमारी क्या है? आवश्यकता है। इसीलिए हम ये, चाहे बाह्य अभिप्रेरण हो चाहे आंतरिक अभिप्रेरण हो, इसको हम करके अपनी नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 की बात करें, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। वो कौन सी प्रेरणाएं हैं जो हमारी अनुभूतियों का जो संतुष्टिकरण, जो सेटिस्फेक्शन है, उसकी स्टेजेस तक पहुंचने के लिए, हमारे जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारी नीड को संबोधित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है प्रभावी अभिप्रेरणाएं, भावनात्मक अभिप्रेरणाएं, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? जो हमारा अधिगम है उसको सकारात्मक रूप से, जो हमारा कौन सा फैक्टर है वो प्रभावित करता है ना, अधिगम के लिए सकारात्मक रूप से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, जहाँ पर भी भय आ गया तो वो तो सकारात्मक हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है सहपाठियों से प्रतियोगिता। फ्रेंड्स, प्रतियोगिता तो अच्छी बात है, लेकिन एक अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो अच्छी बात है, बट अगर अनहेल्दी कंपटीशन है तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अर्थपूर्ण संबंध सकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध। किसी से भी अगर हम अर्थपूर्ण संबंध करेंगे तो वो ज़रूरी सकारात्मक प्रभाव हमारा जो अधिगम है उसको प्रभावित करेगा। माता पिता की ओर से दबाव, अगर आप दबाव डालेंगे बच्चे पर कुछ करने के लिए तब भी वह नहीं कर पाएगा। यस फ्रेंड्स, हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो हमारा अर्थपूर्ण संबंध है। ठीक है, वो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, अर्थात सीखी जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर उसका संबंधगत ज्ञान से जोड़ते हुए जो सीखा जाता है, तो वही हमारा क्या होता है? अर्थपूर्ण संबंध। मतलब कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका आप अर्थपूर्ण संबंध अपने कॉन्सेप्ट के साथ बनाते जाइए, तो वही हमारा क्या होगा? सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा हमारे अधिगम को। तो यस फ्रेंड्स, हमने आज अपने इन क्वेश्चंस को देख लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।